साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक भगत सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक भगत सिंह शहीद भगत सिंह क्रांति में एक प्रयोग। ये पुस्तक कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी हुई है। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार भगत सिंह ने जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया, तो आइए सुनते हैं अब उसके आगे की कहानी। परिवार ही भगत सिंह का ठिकाना था। शुरू के कुछ साल ही उन्होंने घर पर बिताए थे, तब भी वो अपने आप को रिश्ते नातेदारों के करीब समझते थे। वो सभी वहाँ मौजूद थे। अपनी माँ को वहाँ देखकर वो कुछ बेचैन से थे, जबकि उन्होंने अपने पिताजी को लिखा था कि माँ को वहाँ ना लाएं। इस आखिरी मुलाकात पर वो अपना रोना रोक ना पाई। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने ऊपर से आए हुक्म के बावजूद इस मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया। भगत सिंह ने देखा कि उनके दादा अर्जुन सिंह, जिन्होंने ये नाम दिया था और भगतू कहकर बुलाते थे, कुछ ज़्यादा ही उदास थे। उनके पिता किशन सिंह, लंबी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। उनका छोटा भाई कुलवीर अपने गाल पोंछ रहा था। 10 साल का सबसे छोटा भाई कुलतार सुबक रहा था। उनकी माँ का दुपट्टा भीगा हुआ था। वह अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तीनों बहनें अमर कौर, सुमित्रा कौर और शकुंतला कौर फूट फूट कर रोने की कगार पर थी। भगत सिंह ने संदेशा भेजा था कि उनको आंसुओं भरी विदाई न दी जाए। वो इस मुलाकात पर खुशी चाहते थे ताकि फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ते वक्त इसे याद रखें। उन सभी को दुख में डूबा देख वो परेशान हो गए। वो समझते कि सभी इस बड़े नुकसान को महसूस करेंगे, मगर उन सबको ये पता होना चाहिए था कि जो रास्ता उन्होंने चुना था उसमें यह मौत जरूरी थी। भगत सिंह ने उन सभी से इकट्ठा रहकर बहादुरी के साथ इस नुकसान को सहने की गुजारिश की। खास तौर पर वो अपनी माँ की तरफ से परेशान थे। उनके पिता के मुकाबले माँ अपना सारा दुख अंदर ही अंदर रखती थी। माँ ने भगत सिंह के सिर पर लिपटे लंबे बालों को छुआ। जब भगत सिंह ने इन बालों को काट दिया था तो वे खुश नहीं थी। दुलार दिखाते हुए वह बोली, एक दिन सभी को मरना है, मगर सबसे अच्छी मौत वही है जो दुनिया को प्यारी हो। फांसी पर खड़े होते समय उन्होंने भगत सिंह से इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाने को कहा। भगत सिंह माँ की आंखों को अपने पर टिका देख रहे थे, मानो वह उनकी हर इच्छा को खोजने की तरह जमा करना चाहती थी। वो उनकी आंखों से टपकते आंसुओं को देख रहे थे। वो बोले, माँ, अगर तुम इस तरह रोती रही तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग यह कहें कि जब भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। यह उनके या आज़ादी के परवानों के घर के लिए अच्छाई नहीं होगी। वो भगत सिंह क्यों रोए? इस बात के लिए कोई भी क्यों रोए? उन्होंने कोई गुनाह तो और नहीं किया। उन्होंने विदेशी ताकत को मुल्क से बाहर भगाने के हथियार उठाया था। किसी को भी ये हक नहीं है कि वह दूसरे के गुलाम बना ले। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में ठीक उसी तरह कोई ज़रूरत नहीं थी जैसे फ्रांसीसी या पुर्तगालियों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी किसी और ताकत की जहां उसने राज किया हो। आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता था। वो सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया के हर गुलाम मुल्क की आज़ादी चाहते थे। कोई भी देश दूसरे पर राज करने के लिए ठीक नहीं था। वो हुक्मरानों और उन सभी के खिलाफ थे जो आदमी को चूसते हों। आज़ादी अपने आप में एक क्रांति थी। क्रांति बम या पिस्तौल से पैदा होने वाला विश्वास नहीं थी, न ही यह कोई धार्मिक किताब या वेद थी। ये दबाए हुए लोगों को आज़ाद कराने के लिए चुना गया एक तरीका था। उनकी माँ उन्हें वापस उसी जगह ले गई जहाँ वो पैदा हुए, बंगा गांव, जहाँ उनका बचपन हम उन बच्चों के साथ धूल भरी गलियों में घूमते हुए बीता था। उन्हें अपने पिता के साथ हर बात पर बिना रुके बहस करना अच्छी तरह याद था। जब भी पिता उन्हें अपने साथ बगावती काम से ले जाते तो उन्हें साथ
पास खड़ी रहती। उनकी माँ ने अपने पति को कभी नाराज़ नहीं किया, हमेशा उन्हें खुश रखने में लगी रही। वो ही थी जो बाप बेटे के बीच की बातों को सुलझाया करती। कभी कभी दोनों एक दूसरे से कई दिन तक नहीं बोलते थे। भगत सिंह पर अपनी माँ की गहरी छाप थी। पिता ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो वो घर छोड़कर चले गए, मगर माँ ही थी उन्हें वापस लाई थी। एक चिट्ठी में जोर देकर उन्होंने अपने पिता को लिखा कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए है। उन्होंने लिखा, आपको याद होगा कि मेरे धागा बंधने की रस्म पर बापूजी यानी दादाजी ने कहा था कि मैं कसम खाऊं देश की सेवा करूंगा, इसीलिए मैं आज उस वक्त की कसम को पूरा कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ़ कर देंगे। उनके पिताजी कभी भी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह उनके या अपने चाचा अजीत सिंह के पैरों पर चले, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को और बढ़ा दिया था। अपने चाचा की किताब मुहब्बत ए वतन देशभक्त को भगत सिंह ने बहुत संभाल कर रखा था, जो कि उनके चाचा अजीत सिंह ने खुद उन्हें दी थी। उन्होंने अपने चाचा की देह पर घावों के उन निशानों को देखा था जो अंग्रेज़ों ने दिए थे। जब उनके पिताजी को ये एहसास हो गया कि भगत सिंह वह आदमी नहीं जिसको क्रांति के कामों में शामिल होने से रोका जा सके, तो उन्होंने सिर्फ संभल कर रहने की सलाह दी। एक पिता के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी अटपटाना था। सावधानी का मतलब डरना नहीं होता, मगर भगत सिंह तो उस सावधानी को हवा में उड़ा चुके थे। वो मानते थे कि जो ये चाहते हैं कि मुल्क अंग्रेज़ों की जंजीर से आज़ाद कराए जाए, उन्हें खुलकर और इकट्ठा बाहर आना चाहिए। उनके पिताजी ने कहा, गांधी फांसी रोकने के लिए वायसराय से बात कर रहे हैं। गांधी या उनकी अहिंसा में भगत सिंह को थोड़ा बहुत विश्वास था। जब तक मजबूर न किया जाए, अंग्रेज नहीं जाएगा। राज करने वालों के हाथ से आज़ादी छीन लेनी चाहिए, आसमान से नहीं आएगी। करीब 10 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी को माफ़ नहीं किया था। हर बात उनके दिमाग में एक खुदी हुई लकीर की तरह थी। नवंबर 1920 की एक कांग्रेस मीटिंग में गांधी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। पूरे देश में विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, डॉक्टरों ने दवाखाने बंद कर दिए, प्रशासनिक अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी। सब गांधी के पीछे हो गए। 30,000 से भी ज़्यादा लोग जेल गए। विदेशी चीज़ें का बाइकआउट किया गया। लंकाशायर और बंगिंगम से आने वाले कपड़े को रोकने के लिए सबके बीच कपड़ों को थान जलाए गए। गांधी ने कहा, विदेशी कपड़े से प्यार ही